हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम यू इन पीजी पॉइंट। कैसे हैं आप सब? आशा ही नहीं विद विश्वास है कि एकदम बढ़िया होंगे। और शुरू करेंगे आज की आपकी क्लास। जैसा कि आपको पता है कि एक दिन हम लॉन्ग आंसर करवा रहे हैं और एक दिन हम शॉर्ट आंसर, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और एक दिन लघु उत्तरीय प्रश्न आपके करवा रहे हैं। इस तरीके से आपकी एक क्लास सुबह रोज 10 बजे चल रही है और एक आपकी जो पेपर 2 है शैक्षिक निर्देशन वाला, उसकी क्लास आपकी रात्रि 8 बजे चल रही है। तो दोनों क्लासेस में आना नहीं भूलिएगा, वहाँ पर भी आपका लगभग ऐसे ही कोर्स चल रहा है। एक क्लास आपकी जो संबंधित होती है लॉन्ग आंसर से और दूसरी आपकी जो संबंधित होती है शॉर्ट आंसर से, ठीक है। और आज की इस क्लास की अगर मैं बात करूं तो इसमें हम लोग चैप्टर 8 कर रहे होंगे, जो कि आपका किससे संबंधित है। तो देखिए, स्कूल वातावरण का, जो आपका स्कूल का एनवायरनमेंट होता है, उसके अर्थ, है ना, प्रकार, समय सारणी जो तैयार की जाएगी उसके क्या सिद्धांत होते हैं, क्या उसकी तकनीक होती है, साथ में टीचर का टाइम टेबल। मैम टीचर का टाइम टेबल भी होता है? हमने कहा क्यों भाई, फर्स्ट पीरियड में रवि सर पता चले कहाँ पढ़ाएंगे भैया, क्लास 3rd में। सेकंड पीरियड में रवि सर फ्री हैं, 3rd पीरियड में रवि सर क्लास 6 में पढ़ाएंगे, तो ऐसा होता है ना। तो समय सारणी, साथ में समग्र विद्यालय समय सारणी और कक्षा समय सारणी के विषय में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो इससे बनने वाले जो भी लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो अच्छे से पढ़ते हुए चलिएगा, ठीक है। इफ़ यू आर रेडी देन सेंड मी यस मैम, और सेशन को फटाफट से लाइक कर दीजिए। देखिए, दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है कि बच्चे नहीं देख रहे हैं क्लासेस को, तो इससे 2 रीजन्स हो सकते हैं। एक कि उनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, दूसरा ये कि वो पढ़ना नहीं चाहते, और तीसरा ये कि आप लोग शेयर करने में कमी रखते हैं, है ना। तो शेयर कर दो भाई। और जो लोग क्लास देखते हैं, है ना, मैंने एक उस दिन रेशियो देखा, उसमें पता चला बच्चा क्लास तो देख के चला जाता है लेकिन ना तो लाइक करता है और ना ही वो नया है तो सब्सक्राइब करता है। तो ये चीज़ गलत है ना। अगर आपको कहीं से कुछ मिल रहा है तो आप भी वहाँ पे आउटपुट अपना दिखाइए। तो चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, सेशन को लाइक कर दिया करिए, और बिना कहे ही कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करिए, चाहे जो आपको पार्ट अच्छा लगे, ठीक है। बहुत से बच्चे करते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि बहुत से बच्चे जो कमेंट्स करते हैं वो एक पॉजिटिव फील आता है। देखिए, आज का आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि समय सारणी शिक्षण अधिगम के कुछ मूल सिद्धांतों पर आधारित होती है, केवल मात्र मुख्य अध्यापक की मर्जी पर नहीं। इस कथन को स्पष्ट करते हुए समय सारणी के निर्माण संबंधित सिद्धांतों की व्याख्या करना है। या ये क्वेश्चन आपसे और कैसे पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, विद्यालय समय सारणी क्या है, समय सारणी निर्माण करते समय किन किन सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, ठीक है। अगर ये आपसे इस तरीके से क्वेश्चन बनता है तो आपको क्या आंसर करना होगा। देखिए, लॉन्ग आंसर को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। क्यों? क्योंकि यहीं से आपके क्या बनते हैं भैया, यहीं से आपके शॉर्ट आंसर्स भी बनते हैं, है ना। तो इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो ये लॉन्ग आंसर है, ठीक है, हो सकता है इसी से संबंधित कुछ शॉर्ट आंसर पूछ ले, केवल इतना ही पूछ दे विद्यालय समय सारणी क्या है, शॉर्ट में बना के पूछ दे। तो इसलिए अच्छे से पढ़िएगा, है ना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी से नहीं जुड़े हैं तो भैया पीजी पॉइंट लिख लो, ये ऑफिशियल के नाम से हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, आप हमें वहाँ पर ज़रूर फॉलो करिए। और अगर आपको कुछ जीवन में पूछना है, भाई 2 साल के बाद में आपका बीएड ख़त्म हो रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप हमको छोड़ देंगे, है ना। हमें पता है कि हमें इतना विश्वास है कि ये मेरा इस यूट्यूब के इस पीजी पॉइंट चैनल का सबसे पहला बैच है, तो हमें आप लोगों से एक अलग ही स्नेह है। तो हम ये चाहते हैं कि आप हमसे हमेशा के लिए जुड़ें, तो पीजी पॉइंट ऑफिशियल से जुड़ जाएं, ताकि जीवन में कभी एक अलगाव ना महसूस हो के, ना आपको ना हमें। और चैनल पर तो ऐसा नहीं है कि भैया कल 4th सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाए और आप चल दो। सब्सक्राइब है तो सब्सक्राइब ही रहे आपके पास, है ना। एक याद होती है ना इंसान की, जैसे रिपोर्ट कार्ड होता है, तो वैसे ही अब रिपोर्ट कार्ड तो मैं नहीं दे सकती, आप लोग तो बड़े हो गए, तो आप सब्सक्राइब रखो चैनल को। ठीक है भाई, ये तो हो गई एक, कहते हैं नहीं, थोड़ा सा इमोशनल बात। चलो अब शुरू करते हैं आपका आंसर। समय सारणी का अर्थ क्या होता है, पहले तो आप ये समझो। इसको बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं भैया, जिसको अंग्रेजी में आप क्या कहते हैं, समय सारणी को अंग्रेजी में आप कहते हैं टाइम टेबल, है ना। समय सारणी को इंग्लिश में क्या कहते हैं आप, टाइम टेबल। तो समय सारणी को स्कूल का स्पार्क प्लग कहा जाता है, जिससे स्कूल की समस्त गतिविधियां हरकत में आती हैं। देखो स्कूल में आप देखो सबका टाइम टेबल होता है ना, प्रॉपर लंच का टाइम हो गया, टीचर का टाइम टेबल होता है, स्टूडेंट का टाइम, मतलब एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन द टाइम टेबल। किसी ने ठीक कहा है, क्या कहा है किसी ने, कि समय सारणी शिक्षालय की दूसरी घड़ी है। समझ रहे हैं, समय सारणी यानी कि टाइम टेबल क्या है, जो आपका शिक्षालय है उसकी दूसरी घड़ी है।
ये वह तालिका होती है जिससे स्कूल के सारे कार्यों को एक दृष्टि में पता चल जाता है ना। जैसे आपने देखा ना, टाइम टेबल लगा होता है, जाओ आराम से वहाँ देखो, सब कुछ पता चल जाता है। जैसे एक स्कीम आती है ना, टाइम टेबल आ गया कि हाँ भैया 3rd क्लास में 4th क्लास में आज इस चीज़ का पेपर है, फलानी मैम की ड्यूटी लगेगी, आज क्लास 8 मैथ्स वाले सर का पेपर है तो वहाँ हिंदी वाली मैम की ड्यूटी लगेगी। मतलब हर कोई एक चीज़ जो कि वो टाइम टेबल से संबंधित है। इसके द्वारा हम जान लेते हैं कि स्कूल में कितने घंटे कार्य होता है। भाई टाइम टेबल को हमने देखा, हमने कहा अच्छा तो यानी कि 6 क्लासेस लगती हैं, आधे घंटे का इंटरवल होता है 6.5 घंटे का कार्य होता है पूरा पूरा। हाँ, या हम ये भी जान सकते हैं, क्या जान सकते हैं, ये तो आपको खुद से लिख सकते हो ना, किस समय में किस कक्षा में कौन सा कार्य होना है। यानी कि आपको पता होता है ना कि क्लास 3rd में इतने टाइम टेबल देखा, अच्छा 3rd क्लास में इतने समय मैथ्स पढ़ाई जा रही, क्लास 6 में इतने समय प्रियंका मैम आज नहीं आई हैं तो बच्चों का SST का पीरियड खाली है, क्लास 7th में इस समय जो है आर्ट्स की क्लास चल रही है ना, सविता मैम ले रही हैं। और उसके बाद में कह दिया गया कि भैया क्लास 8th में नागेंद्र सर क्लास ले रहे हैं। तो इस तरीके से आपकी क्लासेस हो रही हैं। तो कौन से, और दूसरी चीज़ ये पता चलती है, तीसरी चीज़ कौन से शिक्षक कक्षा में होने चाहिए ये भी पता चलता है कि भैया 3rd क्लास में सविता मैम का पीरियड है तो सविता मैम 3rd क्लास में मिलेंगी, 6th क्लास में शुभम सर का पीरियड है तो वहाँ शुभम सर मिलेंगे, 8th क्लास में पुलस सर का पीरियड है तो वहाँ पुलस सर मिलेंगे। ऐसे करके क्या भैया, ऐसे जो है शिक्षक कक्षा में कौन सी क्लास में होते हैं ये भी पता चल जाता है। उसके बाद में क्या, हाजिरी में किसका समय कौन सा है। तो वही बात होगी ना कि कौन किस पीरियड में कहाँ इंगेज है। प्रातः असेंबली का टाइम टेबल होता है ना कि आज ये ग्रुप का टाइम टेबल होता है ना कि ग्रीन ग्रुप, येलो हाउस, ये ना ब्लू हाउस, आज ये वाली असेंबली ये वाला हाउस करवाएगा। उसके बाद में व्यायाम का भी एक होता है समय, पूरा सारणी, खेलों का तथा छुट्टी आदि का कौन सा समय है, ये सब हमको किससे पता चल जाता है, समय सारणी यानी कि टाइम टेबल से पता चल जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि विद्यालय के दैनिक कार्यों को योजनाबद्ध रूप से चलाने से संचालित करने की योजना बनाई जाती है और वही आपका क्या कहलाता है बेटा, वही आपका समय सारणी या टाइम टेबल कहलाता है। अब अलग अलग विद्वानों ने इनकी परिभाषाएं प्रस्तुत की। जैसे अगर मैं HD स्टैच के अनुसार बात करूं तो अब देखो अलग अलग विद्वानों ने समय सारणी की परिभाषाएं दी, अपने अपने शब्दों में दी हैं। तो वहीं अगर मैं बात करूं भैया किसकी, HD स्टैच की, तो इनके अनुसार क्या बताया गया कि विद्यालय की जिस योजना तालिका या चार्ट के अनुसार प्रतिदिन के निर्धारित समय को विभिन्न विषयों का क्रियाओं एवं कक्षाओं के बीच प्रदर्शित किया जाता है या दर्शाया जाता है, मुझे समय सारणी कहते हैं। वहीं पर जो आपके SN मुखर्जी थे, इन्होंने कहा कि समय सारणी वह दर्पण है जिसमें विद्यालय का समस्त कार्यक्रम प्रतिबिंबित होता है। इस तरीके से अलग अलग लोगों ने इसकी क्या दी भैया, परिभाषाएं दी। और हमें इस प्रकार से क्या पता चलता है कि विद्यालय समय सारणी, विषय अध्यापन एवं प्रवृत्तियों की विधियुक्त एवं पूर्व व्यवस्थित योजना है जिसके अंतर्गत विभिन्न विषयों, प्रवृत्तियों और कक्षाओं के मध्य दैनिक विद्यालय समय का विभाजन प्रदर्शित किया जाता है। ये वह घड़ी है जो विद्यालय परिवार को क्षण प्रतिक्षण सजग रखती है, जिसके अनुसार विद्यालय व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित होती है और इसे समय विभाग चक्र, समय तालिका तथा समय सारणी भी कहा जाता है। ठीक है, ओके। तो अब समय सारणी के सिद्धांत जो होते हैं उन पर फोकस करेंगे, जो आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया। तो देखो भाई, समय सारणी के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को समय सारणी का निर्माण करते समय भौतिक, मनोवैज्ञानिक तथा मानवीय आधार पर ध्यान अवश्य देना चाहिए। इसके लिए समय सारणी के निर्माण में सिद्धांत का अनुसरण किया जाना चाहिए। देखो सिद्धांत क्या होने चाहिए ये हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला होता है छात्र हित संबंधी सिद्धांत, यानी कि यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि टाइम टेबल को हम जो बना रहे हैं है ना, उसमें हम किन किन लॉज का यूज़ करें, यानी कि किन किन नियमों का, लॉ का पालन करें। तो हमारी प्रायोरिटी होती है बच्चे, आजकल कहा हुई है बाल केंद्रित शिक्षा। तो छात्र हित का सबसे पहले हम याद रखेंगे कि हम ऐसा कोई भी जो है टाइम टेबल नहीं बनाएंगे जिसमें बच्चों का क्या हो, लॉस हो। तो विद्यालय की स्थापना का मूल उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना है। भैया विद्यालय जो है, जो स्कूल का स्थापित हुए हैं, इनका बेसिक जो एक गोल है वो क्या है। एक नॉर्मल गोल की अगर मैं बात करूँ, बच्चा स्कूल में आ रहा है, माँ बाप इतनी फीस दे रहे हैं, बच्चा पढ़ रहा है, तो स्कूल वालों का एक अपनी तरफ से एम होता है ना बच्चों को लेकर के थोड़ा सा सेंट्रिक होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि समय, मतलब उसमें होता ये है कि विद्यालय की स्थापना का मूल उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना है। ठीक, अतः समय सारणी का निर्माण करते समय छात्रों के हितों का ध्यान रखना चाहिए। इस विषय में निम्न बातों का ध्यान रखना। अब मैम छात्र के हितों का हम ध्यान रखें तो रखें कैसे, वो कहेंगे कि मैम हम पीरियड के बीच में मैगी खाएंगे,
या वो कह दें कि मैम नहीं, हम मैथ्स की क्लास में हम चॉकलेट खाएंगे, तो ये ध्यान नहीं रखना चाहिए। ध्यान उनका इस चीज़ का रखना चाहिए कि आप मैथ्स के बाद में तुरंत साइंस की क्लास लगा लो, नहीं, मैथ्स के बाद में कुछ गैप दो फिर साइंस की क्लास लगाओ, तो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है बच्चे के ऊपर। देखिए फिर क्या कहा गया यहाँ पे, छात्र हित संबंधी सिद्धांत में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला है रुचि और योग्यता का ध्यान। बच्चा का एरिया ऑफ इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उसकी एबिलिटी किस चीज़ में है। ऐसा नहीं है कि 3rd क्लास के बच्चों को आप जाओ 9th क्लास के इंग्लिश पढ़ाने लगो, ये नहीं करना चाहिए, है ना। उनकी क्षमताओं का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा क्लास 3rd का है, ये बच्चा 5th का है, ये बच्चा 7th का है, ये बच्चा 8th का है, तो इनको किस हिसाब से चीज़ें करवाई जाएँ या किस हिसाब से चीज़ें बनाई जाएंगी ताकि इनको किसी प्रकार की हानि ना हो और इनको किसी प्रकार का ऐसा ना लगे कि हमारे साथ पार्शियलिटी हुई है। व्यापकता की अगर हम बात करें तो समय सारणी व्यापक होनी चाहिए जिससे छात्रों को अपनी इच्छा और रुचि के अनुसार विषय चुनने में सहायक सुविधा हो। घंटों के क्रम का ध्यान की अगर मैं बात करूं, समय सारणी का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि प्रथम और अंतिम घंटों में घंटों में कठिन और थकान वाले विषय ना रखे जाएं। अब देखो ये बात कितनी अल्टीमेट कही गई। आप देखिए मान लो कोई एक स्कूल है, ठीक है, वहाँ पर 8th पीरियड तक लगता है, यानी कि शुरू के 4 पीरियड होते हैं, फिर इंटरवल हो जाता है जिसको आप लंच कहते हैं, फिर उसके बाद में 5th to 8th तक के पीरियड चला करते हैं, उसके बाद में छुट्टी हो जाती है। तो यहाँ पर कहा गया कि अंतिम के घंटों में, शुरू से दिन से लेकर के रात तक बच्चा इतना थक जाता है वहाँ पर दोपहर तक कि आप सोचो लास्ट पीरियड 8th हम मैथ्स का रख दें तो नहीं रखना चाहिए, ये बच्चों पे इतना इम्पैक्ट नहीं चलेगा। अगर आप वही पीरियड 3rd पीरियड रख दो तो बच्चा बहुत मन से पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि शुरू में वो एकदम एनर्जेटिक होता है, आखिरी तक आते आते उसके अंतर्गत थकान हो जाती है। इसलिए ऐसे विषय न रखे जाएं क्योंकि बच्चा उतने अच्छे से फिर आपको आउटपुट नहीं दे पाएगा जितने अच्छे से देना है। प्रथम घंटे में बालक घर से चलकर आता है, इसे थकान का आना स्वाभाविक है और यह कठिन विषय तो ठीक में समझ नहीं पाता। अंतिम घंटे में बालक थक जाते हैं, अतः इस घंटे में कठिन विषय ना रखे जाएं। इन घंटों में सरल एवं रोचक विषय जानकारी रखना उत्पन्न होता है। ठीक, अब देखो आयु के ध्यान की रखी जाए बात कि अवधि का निर्धारण करते समय बालकों की आयु का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। भैया छोटे बच्चे 10 मिनट से 20 मिनट तक की जो है वो ध्यान एकाग्रचित कर सकते हैं, है ना। उसके बाद में उनका दिमाग इधर उधर भटकने लगता है। 10-20 मिनट से भैया वो ज़्यादा आप कंसंट्रेट होकर के नहीं पढ़ पाएंगे। फिर बताएंगे, जैसे वाला एक वीडियो नहीं आपने देखा होगा, बहुत वायरल हुआ होगा, जिसने देखा था वो आज भैया एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दियो। वो एक बहन और एक बच्चा होता है, वो शिकायत करने ऑफिस पहुँचता है तो उसकी प्रिंसिपल मैम उसको डांट रहे होते कि आपसे आप ये काम करेंगे वो काम करेंगे, तो कहते ये तो मोटी है, अपनी बहन को कहता। फिर मैम कुछ पूछ रही तो उनसे कह रहा मैम हमने ना टॉफ़ी खट्टी वाली खाई है, हमारे चाचा ना एरोप्लेन लाए लेकिन मैम उसमें सेल खत्म हो गए। प्रिंसिपल से ऐसे बात कर रहा हो। अगर आपने ये वीडियो देखा है तो देखिएगा ज़रूर, बहुत अच्छा वीडियो है, इंस्टाग्राम पे शायद मिल जाएगा, है ना। कुछ बहुत अच्छा है। उसमें बच्चा ये दिखाया गया है कि बच्चा ज़्यादा देर तक एकाग्रचित नहीं हो पाएगा कि वो आपको धुन सुन रहा है एकदम लेक्चर मेथड की तरह, ग्रेजुएशन की तरह। तो आप उसको उस चीज़ में शॉर्ट टर्म स्टडी करवाओ, फिर एक्टिविटी कराओ, फिर स्टडी कराओ, इस तरीके की चीज़ें करवा सकते हैं। फिर देखिए कहा गया विषयों के क्रमों का ध्यान रखना चाहिए। ये गलती तो भाई साहब जो बच्चे हमारे बीएड कर रहे हैं उन्होंने भी की है, अभी बताएंगे कैसे। समय सारणी के निर्माण में विषयों के क्रम को अवश्य ध्यान में रखा जाए, कठिन विषय के पश्चात सरल विषय रखा जाए। क्या कहा गया, जो भी आपका टाइम टेबल होता है इसका जब भी बनाया जाए तो इसके निर्माण में विषयों के क्रम को अवश्य ध्यान में रखा जाए, है ना। कि कौन सा, पता चले सुबह आपने साइंस लगा दिया एकदम लास्ट में एकदम मैथ्स लगा दिया, तो ऐसा टाइम टेबल नहीं होना चाहिए, है ना। कठिन विषय के पश्चात सरल विषय रखना चाहिए। अब जैसे मान लो मैथ्स का पीरियड है, मैथ्स करना, आप आर्ट्स का पीरियड रख दो, या कोई कम्युनिकेशन आईसीटी का पीरियड रख दो, इजी सा पीरियड रखो। ऐसा नहीं है कि मैथ्स के तुरंत बाद अब फिजिक्स लगा दो, फिजिक्स के तुरंत बाद केमिस्ट्री लगा दो, फिर बच्चा का दिमाग एकदम ब्लास्ट हो जाए। तो ये नहीं करना है आपको, एक कठिन सब्जेक्ट एक ईजी सब्जेक्ट, इस प्रकार से सेटलमेंट करना है। अब देखो मौसम थकावट की अगर हम बात करें, छात्रों को थकावट दूर करने के लिए उनमें ताजगी लाने के लिए समय सारणी को कम से कम 2 मध्यांतर की व्यवस्था होनी चाहिए। मौसम का ध्यान की अगर हम बात करें, समय सारणी का निर्माण करते समय मौसम का भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि जलवायु बालकों की कार्य क्षमता पर प्रभाव डालती है। ग्रीष्मकाल में शिक्षा का समय प्रातःकाल रखा जाता है। आप देख रहे हो ना, गर्मियों की टाइमिंग चेंज होती है, जाड़ों की टाइमिंग अलग होती है, और जो आपका ठंड की टाइमिंग होती है वो 10 बजे से भी होती है, आपने देखा होगा ना। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के स्थान की अगर हम बात करें तो
सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के अलावा जो बच्चा किन चीज़ की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ले रहा है, दिवसों के क्रम का ध्यान कि हाँ पहले अब ये वाला दिवस ना बता दियो, ये जो वैलेंटाइन चल रहा कि हाँ मैम पहले तो टेडी डे था, चॉकलेट दे रहे, हमको तो याद भी नहीं, हमको कोई मिला थोड़ी ना, टेडी था, चॉकलेट डे था, और कहते भैया आलिंगन दिवस मतलब हग डे, और उसके बाद में भैया किस डे है, फिर आखिरी में वैलेंटाइन डे कुछ मनाया जाता है। तो ये सब चीज़ें होती होंगी, तो इनको अब ये नहीं चाहिए, इनको चाहिए ये क्या चाहिए भैया, जिस पे हम सर्कल कर रहे हैं ना। खैर ये तो एक उसकी बात हो गई। तो क्या कहा गया यहाँ पर कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, आपको पढ़ाने के साथ साथ वो और भी क्या एक्टिविटी करते हैं, इनको भी ध्यान देना है ना। तो बालकों के चहुमुखी विकास के लिए विभक्ति पाठ्यसहगामी क्रियाओं के पर्याप्त समय मिलना चाहिए, और छात्रों को समय सारणी द्वारा खेलकूद, व्यायाम, वाद विवाद आदि क्रियाओं में भी भाग लेने के अवसर प्राप्त होने चाहिए। दिवसों को क्रम का ध्यान रखना चाहिए, समझ रहे हैं बात को। ये नहीं कि जो आजकल दिन चल रहे बस इनका ध्यान है, और आपको नहीं ध्यान है कि महात्मा गांधी की जयंती कब है, पंडित जवाहरलाल की कब है, या आपको SST पढ़ाया जा रहा है तो कौन सा युद्ध कब हुआ, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, इनका कार्यकाल अगर आपसे कह दिया जाए तो आप उसको क्रम से बताओ। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अध्यापक के संबंधी सिद्धांत की अगर हम बात करें तो देखो भैया अगर हम देखो बच्चे के उससे बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन एक टीचर के से भी इम्पोर्टेंट होता है, मतलब इम्पोर्टेंस रखता है जो आपका टाइम टेबल होता है ना। उसमें क्या इम्पोर्टेंस होती है कि समय सारणी का निर्माण करते समय इस बात का आवश्यक ध्यान रखा जाए कि किसी अध्यापक को लगातार एक सा कार्य न करना पड़े, वरना उससे बोर हो जाएगा। अध्यापक को उनकी रुचि और योग्यता के आधार पर ही कार्य सौंपा जाना चाहिए। अध्यापकों पर कार्यभार तथा यथासंभव समान रहना चाहिए, है ना। अध्यापकों के शारीरिक योग्यताओं, सीमाओं तथा मनोवृत्तियों का भी ध्यान रखा जाए। किसी भी अध्यापक को शिक्षण के लिए लगातार घंटे न दिए जाएं। प्रत्येक अध्यापक के 2 विषयों से अधिक विषय शिक्षण के लिए नहीं दिए जाएं। ठीक, अन्य बातों की अगर मैं बात करूं तो उपर्युक्त बातों के अतिरिक्त समय सारणी का निर्माण करते समय निम्नलिखित बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। आप लोग भी करते होंगे ना अपने अपने टारगेट सेट, जैसे भी आप लोगों ने सबने सीटेट का पेपर दिया होगा, तो सीटेट के लिए आपने कुछ 20 दिन की स्ट्रेटजी बना दी थी ना PG पॉइंट पे। तो वैसे ही अगर आप अपने लाइफ में कुछ भी करने जा रहे हैं और अगर आप उस चीज़ का टाइम टेबल बनाते हैं तो ये मान के चलिए वो चीज़ें बहुत अच्छे से होती हैं, है ना। समय सारणी को इस प्रकार की व्यवस्था हो कि छात्रों के प्रत्येक घंटे में एक कक्षा दूसरे कक्षा में जाना पड़े, इससे समय की बचत होती है। समय सारणी इस प्रकार की हो जिससे अध्यापक और छात्रों के मध्य किसी भी प्रकार का संघर्ष न हो। समय सारणी जटिल नहीं होनी चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, लचीलापन, यानी कि कॉम्प्लेक्स ना होकर के कैसी होनी चाहिए, फ्लैक्सिबल होनी चाहिए। समय सारणी के निर्माण में इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए क्या कि छात्र और अध्यापक में अधिक संपर्क की संभावना है। उसके अंत में समय सारणी एक यंत्र है, न कि हमारा स्वामी। समय के अनुसार इसमें परिवर्तन होना चाहिए। सीधी सी बात होगा भैया, कोई टीचर छोड़ के चला जाएगा तो उसकी वैकेंसी तो भरी ही जाएगी, क्यों बाबा, ऐसे सब लोग पूछ देते हैं। क्या है भैया मैथ्स के टीचर नहीं आ रहे, जबकि मैथ्स के टीचर आने वाले होते हैं। कोई छोड़ के चला जाता है तो फिर दोबारा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है ना, बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है, टीचर को, स्टाफ को भी होती है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है कि विद्यालय समय सारणी के प्रकार बताइए तथा कक्षा विद्यालय की समय सारणी का उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो समझिएगा बात को। ये क्वेश्चन देखो बेटा ऐसे हैं कि अगर आप कहीं पर प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा रहे होंगे, या जब आपने अपने बचपन की पढ़ाई स्कूल वाली की होगी ना, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से अगर आप उनसे कनेक्ट करके सीखोगे ना, तो फिर ये आपको पढ़ाई नहीं लगेगी। ये आपको ऐसा लगेगा कि जैसे अरे ये तो पता है, बस जान रहे हैं, मैम एक बार रिवाइज करा रही है ना। तो इस बेसिस पे आपको ये चीज़ें करनी है। ठीक, देखो विद्यालय की समय सारणी की अगर मैं बात करूं भाई, जो आपका स्कूल का टाइम टेबल होता है, विद्यालय की समय सारणी कई प्रकार से तैयार की जा सकती है, परंतु 3 प्रकार की समय सारणी जो है तैयार करना विद्यालय संचालन के लिए नितांत आवश्यक होता है। मतलब ऐसे तो बहुत सारे टाइम टेबल हो सकते हैं स्कूल के, लेकिन जो 3 टाइम टेबल ऐसे हैं जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब वो तो स्कूल वालों को बनाना ही पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं अगर उनको स्कूल चलाना है तो वो 3 टाइम टेबल मैम कौन कौन से होते हैं। हमने कहा बेटा वो 3 तरीके के होते हैं। एक तो पहले कक्षाओं के अनुसार विद्यालय समय सारणी, दूसरा होता है शिक्षकों के अनुसार विद्यालय समय सारणी, और तीसरा होता है कक्षा की समय
का। अब देखो, अब हम तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। पहले दो प्रकार की समय जो सारणी होती है वो प्रधानाचार्य खुद तैयार करता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। तो कौन कौन सी ऐसी समय सारणी है जो प्रधानाचार्य द्वारा तैयार की जाती है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में तैयार करेंगे, बताएंगे, ठीक है। तो कौन कौन से प्रकार की ऐसी समय सारणी है जो प्रधानाचार्य द्वारा तैयार की जाती है? पहला, कक्षाओं के अनुसार विद्यालय की जो समय सारणी होती है वो आपका प्रधानाचार्य तैयार करता है, और दूसरा आपका जो शिक्षकों के अनुसार विद्यालय की समय सारणी होती है वो भी आपका कौन तैयार करता है? आपका प्रिंसिपल यानी कि प्रधानाचार्य तैयार करता है। और तीसरे प्रकार की जो समय सारणी कार्य विवरण होता है, ये इसकी कार्य विवरण की सारणी शिक्षक तैयार करता है। कक्षा में समय जो पालिका होती है ना, उसको शिक्षक तैयार करता है। अब देखो, पहले वाले की अगर हम बात करें तो इसमें मैम क्या होता है, हमने कहा इस समय सारणी में सप्ताह के 6 दिनों में प्रतिदिन के घंटों के अनुसार कार्य विवरण की सारणी तैयार की जाती है। यानी कि कक्षाओं के अनुसार समय सारणी तैयार करने में स्तंभों तथा पंक्ति, यानी कि ये हो गए आपके स्तंभ और ये हो गई आपकी पंक्तियां, ठीक। ये हो गए आपके 1 2 3, इनको बोलते हैं स्तंभ, और ये हो गई आपकी A B, ये आपकी क्या होंगी? पंक्तियां होंगी, ठीक। जो ऐसे ऐसे चलती है पंक्तियां, जो ऐसे ऐसे नीचे की ओर जाएंगे वो स्तंभ, ठीक है। तो क्या कहा गया कि इनमें स्तंभ तथा पंक्तियों की सहायता ली जाती है। प्रथम स्तंभ में ही कक्षाओं के विभाग सहित अंकित कर दिया जाता है। मतलब पहली में क्या लिख दिया जाता है? कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, इस तरीके से अंकित कर दिया जाता है। सारणी में पंक्तियों की संख्या उतनी होती है जितने विद्यालय में कुल कक्षाओं में के विभागों की संख्या होती है। जैसे मान लो स्कूल जो है उसमें नर्सरी, लोअर, अपर से लेकर के 5th तक है, ठीक। तो कितने उसमें जो है वो होंगी पंक्तियां? 8 होंगी, ठीक। क्योंकि 1 से लेकर के 5 तक की, उसके बाद में नर्सरी, लोअर, अपर वाली, ठीक। समझ गए बात को? उसको जितने विद्यालय में कुल कक्षाओं के विभागों की संख्या होती है, कलांशों की संख्या यह तथा अंतराल या विश्राम के योग के बराबर तालिका में स्तंभों की संख्या रखी जाती है। प्रथम पंक्ति में कलांशों तथा उनका समय अंकित किया जाता है। इस प्रकार समय सारणी की रूपरेखा आयोजित की जाती है और इस सारणी के वर्गों में विषय तथा शिक्षक का नाम तथा शिक्षण दिनों को अंकित करके समय सारणी तैयार की जाती है। दूसरा आपकी कैसी समय सारणी होती है? दूसरा होती है आपकी बेटा शिक्षकों के अनुसार विद्यालय समय सारणी। पहली जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि ये वाली कौन तैयार करता है? ये भी आपका प्रधानाचार्य ही तैयार करता है। इसके अंतर्गत 6 दिनों का प्रतिदिन के घंटों के अनुसार कार्य विवरण की सारणी भी तैयार की जाती है। इस सारणी से पता चलता है कि किस शिक्षक, इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है किस शिक्षक को कौन कौन से कलांशों में, कौन कौन से कक्षाओं में शिक्षण करना है, यानी कि टीचर को किस पीरियड में कहाँ पढ़ाना है, अगर साधारण भाषा में समझो। इस सारणी से शिक्षक के कार्यभार की जानकारी होती है। शिक्षक के प्रतिदिन कितने कालांश होते हैं, यानी कि कितने पीरियड्स होते हैं, और एक सप्ताह में उसको कुल कितने आवर्स पढ़ाने पड़ते हैं। ये प्रधानाचार्य के लिए एक ये सही सारणी अधिक उपयोगी होती है। तीसरी सारणी होती है आपकी कक्षा की समय सारणी। कौन सी होती है? कक्षा की समय सारणी। जो कौन तैयार करता है? शिक्षक तैयार करता है। तो प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक विभाग की समय सारणी तैयार की जाती है। कक्षा शिक्षक को तथा उसके छात्रों को सप्ताह के कार्यक्रम का विशिष्टीकरण दिया जाता है। जैसे गणित का शिक्षक सप्ताह में किन दिनों अंक गणित, अब जैसे एक टीचर आया क्लास में, है ना, अब टीचर के पास किताब है, उसमें उसने देखा यूनिट कितनी है? 9। तो उसने बताया कि यूनिट 1 हम पहले दिन पढ़ा देंगे, इसके अंतर्गत जो एक्सरसाइज, इसको हम 3 दिन में यूनिट 1 कंप्लीट कर देंगे। यूनिट 1 में एक्सरसाइज जो 1 है वो हम आज कर देंगे, एक्सरसाइज 2 है जो वो कर देंगे, और फिर आपको जो मैथ सेकंड की किताब है वो पढ़ेंगे। जैसे हिंदी और इंग्लिश में आपने देखा होगा, मैम कहती नहीं है 3 दिन आपको इंग्लिश फर्स्ट पढ़ाएंगे, है ना, और 3 दिन आपको इंग्लिश सेकंड पढ़ाएंगे। ऐसे ही हिंदी में भी होता है, आपने ये देखा है ना। तो ये कौन डिसाइड करता है? ये टीचर डिसाइड करता है, ये प्रिंसिपल नहीं डिसाइड करता। तो इसको बोलते हैं कक्षा की समय सारणी। होप सो कि आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इस तरीके से अब देखो कैसे कक्षा की जो समय सारणी होती है वो कुछ इस प्रकार से दी गई होती है। कैसे? यहाँ पे आपका कालांश दिया होता है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार को यहाँ पर पहला पीरियड देखो 10 बजे से लेकर के 10:40 तक अंक गणित पढ़ाएंगे मनीष सर। उसके बाद में 10:40 से 11:20 तक हिंदी पद्य की क्लास लेंगे के यादव सर। तीसरी क्लास आपकी 11:20 से 12 बजे तक होगी जो संजय सर लेंगे। फिर चौथा पीरियड लगेगा जिसमें सामाजिक अध्ययन श्रीवास्तव सर लेंगे। उसके बाद में इंटरवल हो जाएगा, विश्राम समय, जिसको आप इंटरवल कहते हैं। फिर 5वां पीरियड लगेगा, 5वें पीरियड में फिजिक्स की क्लास होगी जो ए शर्मा सर लेंगे। फिर 6 पीरियड में शारीरिक प्रशिक्षण ओमपाल सर लेंगे। 7वें पीरियड में 2:20 से लेकर के 3 बजे तक 40 मिनट की क्लास होगी जो नैतिक शिक्षा की होगी, राघव सर लेंगे। और 8वें पीरियड में पीटी वाले सर राजीव सर आएंगे जो पढ़ाएंगे, ठीक। तो इस तरीके से ये सोमवार का टाइम टेबल होगा, ये मंगलवार का। अब मैम अंतर क्या है इसमें? हमने कहा अंतर ये है कि देखो सोमवार मंगल को मैथ वाले सर अंक गणित पढ़ा रहे हैं, और वहीं पर बुधवार और बृहस्पतिवार को बीज गणित पढ़ा रहे हैं। मतलब समझ में आ रही है ना बात को? तो इसी तरीके से चेंजमेंट होते रहते हैं। ये आपकी कक्षा की समय सारणी होती है जो कौन तैयार करता है? एक कक्षा शिक्षक खुद तैयार कर लेता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समय सारणी चक्र के निर्माण करने के सामान्य सिद्धांतों का वर्णन करो। देखिए, पहला होता है रुचि के अनुसार विषय चुन सके। समय विभाग चक्र का निर्माण
इस ढंग से किया जाए कि छात्रों को अपनी योग्यता तथा रुचि के अनुसार विषय चुनने का अवसर प्राप्त हो सके। यद्यपि हमारे देश में इस सिद्धांत का पालन आर्थिक कठिनाइयों के कारण नहीं हो पाता, क्योंकि विद्यालय में अनेक विषयों को पढ़ाने का प्रबंध तथा उनके लिए अलग अलग कमरों की व्यवस्था करना अत्यंत कठिन है। इस सिद्धांत का पालन केवल पाश्चात्य देश यानी कि जो आपके वेस्टर्न कंट्रीज होते हैं उनमें होता है, जहाँ की पर्याप्त मात्रा में धन की व्यवस्था भी होती है। छात्रों की रुचि ज्ञात करने के लिए उसे रुचि के विषय मांगे जाए तथा समस्त विषयों की एक सूची बनाकर यथासंभव समय विभाग चक्र में उन्हें स्थान देने का प्रयत्न किया जाए। बालकों की रुचि के उचित रीति से ज्ञात करने के लिए उन्हें कार्ड प्रदान किए जाए। इन कार्डों पर अपनी रुचि के विषय लिखकर दें। कार्डों को एकत्रित करके रुचि वाले विषय को ध्यान में रखकर समय विभाग चक्र का निर्माण किया जाए। तो खैर ये तो अभी है नहीं, लेकिन एनईपी 2020 में इस पर जोर दिया गया है। अध्यापक और छात्रों के संपर्क की अगर हम बात करें तो आप बिल्कुल ये नहीं सोचिए कि टीचर ही महान है। आजकल की तो आप ये मान के चलो पढ़ाई ऐसी होगी कि जिसमें बच्चा माने देवता। जब आप सीटेट कर दे पेपर देने जाओगे तो बच्चे को भगवान मान के टिक करके आना होता है आंसर, है ना। तो वही बात कही गई यहाँ पर कि बालकों की वास्तविक उन्नति के लिए ये आवश्यक है कि अध्यापक उनको अधिक से अधिक समझें। अध्यापक और छात्रों में जितने संपर्क बढ़ेगा उतना ही वो एक दूसरे को समझेंगे। छात्रों को अध्यापक के निकट आने से उन्हें उनके व्यक्तिगत भेदों को समझ सकेंगे तथा उनका निराकरण कर सकेगा। इस कारण समय चक्र निर्माण करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाए कि अध्यापक और छात्र एक दूसरे को अधिक से अधिक संपर्क में आए। ठीक, नेक्स्ट देखो, अध्यापक की योग्यता तथा रुचि को स्थान में रखा जाना चाहिए। समय तालिका का निर्माण करते समय अध्यापकों की रुचि तथा योग्यता भी ध्यान रखनी चाहिए। पता चले टीचर ईवीएस पढ़ाना चाहता है, आप उसका जबरदस्ती मैथ्स वाले टीचर नहीं आ रहे तो वहां पर पीरियड लगा दो, ये नहीं करना चाहिए। जहां तक हो सके अध्यापकों को विषय प्रदान किए जाए जिसमें उनकी रुचि हो, जिनमें वे योग्यता हो उनकी। पता चले मैथ्स का टीचर है आपके कॉलेज में, आपके हिंदी का टीचर नहीं है तो आप उसको हिंदी पढ़ाने के लिए लगा दो, ये नहीं करना चाहिए। अध्यापकों की रुचि तथा योग्यता को ध्यान में रखकर ही उसका समय विभाग चक्र यानी कि उसका जो टाइम टेबल होता है वो बनाना चाहिए। हमें शिक्षण के स्तर को में उठाने में सहायक होता है। साथ में अध्यापक अपनी रुचि के विषयों को मन लगाकर पढ़ाते हैं और छात्र भी मन लगाकर उस चीज़ को पढ़ते हैं। उसके बाद में उचित रीति से कार्य का वितरण करना चाहिए। समय चक्र का निर्माण करते समय इस बात का भी ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि प्रत्येक अध्यापक को उसकी मानसिक तथा शारीरिक शक्ति देखते हुए कार्य सौंपा जाए। प्रधान अध्यापक को इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि प्रत्येक अध्यापक को समान रूप से कार्य भार लादा जाए। कठिन विषयों को पढ़ाने का भार केवल एक अध्यापक पर न डाला जाए। ये नहीं कि आप एक ही टीचर को मैथ्स भी दे रहे हो, साइंस भी दे रहे हो, है ना, तो सारा उसके ऊपर कार्य भार आ जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर देखिए उसके अंदर सरलता तथा स्पष्टता होनी चाहिए। समय विभाग चक्र विस्तृत होना चाहिए। नैतिक मूल्य हों, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, समय सारणी चक्र के निर्माण के विशिष्ट सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। कि मतलब जब भी टाइम टेबल बनाया जाए तो किन सिद्धांतों का जो है उनका ध्यान में रख करके बनाया जाए ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना शिक्षक को हो, ना बच्चे को हो, और ना ही जो कार्यालय है, ना ही जो आपके प्रधानाध्यापक है, मैनेजमेंट हो, ना उसको दिक्कत हो। तो आइए समझते हैं ये सिद्धांत क्या है। पहला है छात्रों के लिए रुचिपूर्ण होना चाहिए। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे बड़ी बात तो देखो क्या है यहाँ पर, सबसे बड़ी बात यह है कि समय विभाग चक्र पाठ्य विषयों से बोझिल तथा नीरसता लिए हुए ना हो। ये नहीं कि आपने फर्स्ट पीरियड भैया मैथ्स का लगाया, ठीक है, उसके बाद में आपने सेकंड पीरियड किसका लगा दिया, साइंस का लगा दिया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। फिर क्या है तो देखो, समय विभाग चक्र इस प्रकार का हो कि छात्र विद्यालय में आने में उत्साह प्रकट करे तथा विद्यालय में जाने भी उत्साह प्रकट करे। ऐसा ना हो कि छुट्टी होते होते बच्चा एकदम थक जाए, थका हारा हुआ हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि विद्यालय में प्रवेश करते ही छात्र को कोई अरुचिपूर्ण कार्य करना पड़े तो दिन भर उसका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगेगा। इसी प्रकार अंतिम घंटे में यदि छात्र को थका देने वाला उदासीन कार्य दे दिया जाएगा तो छात्र विद्यालय के प्रति असंतोष की भावना लेकर घर जाएगा, और ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, समय विभाग चक्र की पूर्णता होनी चाहिए। समय विभाग चक्र को अपने में पूर्ण होना चाहिए। खेलने के समय, विश्राम का समय, पत्र पत्रिकाएं पढ़ने का समय, यदि उसमें स्पष्ट उल्लेख किया जाए किस समय छात्र को क्या पढ़ना है, तो अध्यापक को क्या पढ़ाना है, आदि सबका निश्चित ठीक प्रकार से किया जाए तो समय विभाग चक्र में विद्यालय की समस्त क्रियाओं को समावेश होगा। थकावट को ध्यान में रखा जाए। बच्चों को टाइम टू टाइम पे क्या दिया जाए, थोड़ा सा जो है कहते हैं नहीं, रेस्ट का टाइम दिया जाना चाहिए। विषयों का क्रम निर्धारित होना चाहिए। छात्रों की आयु तथा घंटे का समय ध्यान में रख करके पीरियड्स वगैरह लगाने चाहिए। अध्यापक के खाली घंटे नहीं जाने चाहिए, है ना, और अगर खाली घंटे जाते भी हैं तो उसको उस समय अपने काम में निपटा देना चाहिए। कार्य करने की सीमा तथा मौसम भी डिसाइड कर देना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, ठंडे प्रदेश में मौसम की अनुकूलता के कारण गर्म देशों में अधिक कार्य सरलता से हो जाता है, परंतु हमारे देश में मौसम गर्मी का रहता है। वास्तव में गर्मी में छात्र शीघ्र थक जाते हैं। भैया गर्मी में बच्चे जल्दी थक जाते हैं, सर्दी में वो गर्मी की अपेक्षा
देर से थकते हैं। इस कारण जहाँ तक हो सकते हैं वर्ष भर के कार्यक्रमों का विभाजन करते समय गर्मी में कम कार्य रखा जाए और सर्दी में अधिक। मतलब बच्चे को आप ठंड में ज़्यादा कार्य करवा सकते हैं। अगर आप 4 यूनिट गर्मी में पढ़ा रहे हैं तो 6 यूनिट आप ये मान के चलिए ठंड में पढ़ा सकते हैं। लिखित तथा मौखिक जो कार्यक्रम है वो मतलब टाइमली होना चाहिए और प्रॉपर होना चाहिए। मध्यांतर पर्याप्त समय का होना चाहिए, जो भी उनके बीच में इंटरवल टाइमिंग प्रॉपर होनी चाहिए। साथ में घंटों का क्रम की अगर बात की जाए तो कठिन विषयों को यथासंभव दूसरे या तीसरे घंटे में पढ़ाया जाए, क्योंकि ये घंटे स्फूर्तिदायक होते हैं और इन घंटों में छात्र का मस्तिष्क भी स्थिर रहता है। दिवसों के क्रम की अगर हम बात बताएं तो समय विभाग चक्र निर्माण करते समय दिवसों का क्रम का ध्यान रखना परम आवश्यक है, क्योंकि सोमवार शनिवार के दिन कठिन विषय पढ़ाना ठीक नहीं है, क्योंकि प्रथम दिन रविवार की छुट्टी के बाद आता है और तथा दूसरी छुट्टी से पूर्व। इस कारण दोनों दिन छात्रों को मस्तिष्क में छुट्टी आ जाती है। अंकगणित तथा व्याकरण जैसे कठिन विषय इन दिनों में पढ़ाना पूर्णतः अनुचित है। कठिन विषय को पढ़ाने के लिए आप मंगलवार, बुधवार तथा शुक्रवार उचित समझ सकते हैं। सोमवार तथा शनिवार निबंध तथा ज्यामिति ठीक रहेगा। बात समझ में आ रही है ना? बच्चों को क्या पढ़ाना ये तक है इस सिद्धांत में। समय के निश्चय की अगर मैं बात करूँ तो वर्ष भर में एक अध्यापक को प्रतिदिन के हिसाब से कितना पढ़ाना है तथा वर्ष भर छुट्टियों के अतिरिक्त पढ़ाने के लिए कितना समय मिलता है आदि बातों का समय विभाग बनाते समय आवश्यक ध्यान रखा जाना चाहिए। किसी विषय को वर्ष भर पढ़ाने के लिए समय कितना समय चाहिए ये उस विषय का विस्तार के ऊपर है। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समय सारणी चक्र के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख करो। मतलब कितने प्रकार के आपके टाइम टेबल्स हो सकते हैं। तो प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय कार्य को सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित ढंग से चलाने के लिए दृष्टि से समय विभाग का चक्र निर्माण किया जाता है। प्रत्येक विद्यालय में प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी तथा विद्यालय की दृष्टि से विभिन्न प्रकार का समय विभाग चक्र आवश्यक होता है। समय विभाग चक्र विद्यालय के समस्त कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम प्रवृत्तियों के आधार पर निर्मित किया जाता है। सामान्यतः प्रत्येक विद्यालय में शिक्षक आधारित एवं कक्षा आधारित समय विभाग अत्यंत आवश्यक होता है। समय सारणी आपकी 2 किस्म की बनाई जाती है, एक तो आपकी कक्षाबद्ध होती है, एक आपकी शिक्षाबद्ध होती है। विद्यालय में कक्षाबद्ध एवं शिक्षकबद्ध समय सारणी के अतिरिक्त अनेक प्रकार की समय सारणी भी संभव होती है, जो हमने आपको अभी 3 तो ऊपर ही पढ़ाई है ना। तो विद्यालय के स्वरूप समय तालिका की अगर हम बात करें तो अधिकांश विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं और वे एक पारी में चलते हैं। नगरों में कई विद्यालय छात्र संख्या अधिक होने के कारण 2 अथवा 3 पालियों में चलते हैं। 2 या 3 पारियों में चलने वाले विद्यालयों में कक्षाओं की परिवार व्यवस्था, शाला भवन की क्षमता, प्रशासनिक सुविधा तथा शैक्षिक प्रभावशीलता के अनुसार की जाती है। जैसे 2 पारी वाले विद्यार्थियों को एक पारी के निम्न श्रेणी की कक्षाएं तथा दूसरी पारी में उच्च श्रेणी की कक्षाएं बुलाई जाती हैं। कई विद्यालयों में एक ही कक्षा में कुछ अनुभाग प्राप्त, देखो ऐसा हो जाता है कि कई में क्या होता है कि फर्स्ट मीटिंग में आपकी क्लास लगेगी, किसी की सेकंड मीटिंग में लगेगी, किसी की थर्ड मीटिंग में लगेगी। ऐसा सिटी वगैरह में बहुत होता है। ग्रामीण में क्या होता है, एक ही मीटिंग में पहली पारी में सब हो जाता है। या अगर बच्चे ज़्यादा होते हैं तो उनको क्या करते हैं भैया, सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद में क्या है, कक्षावार समय सारणी। इसमें प्रत्येक कक्षा में सम्मुख कालांशवार शिक्षक अथवा अन्य अपेक्षित कार्य उल्लेखित होता है। प्रत्येक कालांश के स्तंभ में कार्य से संबंधित शिक्षक के नाम भी उल्लेख होता है और यदि यह कार्य सप्ताह के कुछ दिवसों पर करना अपेक्षित हो तो उन नियमों को भी इंगित किया जाता है। व्यापक समय सारणी होनी चाहिए, यानी कि प्रधानाध्यापक की दृष्टि से समय सारणी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत प्रत्येक शिक्षक, कक्षा, प्रवृत्ति एवं कक्षालय का कालांशवार एवं दिवसवार ब्यौरा होता है। इसके द्वारा प्रधानाध्यापक को प्रतिदिन यह ज्ञात हो सकता है कि अमुक कालांश घंटी में किस कक्षा में कौन सी प्रवृत्ति किस शिक्षक द्वारा संचालित की जा रही है। जैसे मान लो कि किसी के पेरेंट्स आ गए और उनको किससे मिलना है, रवि सर से मिलना है। ठीक है, तो भैया रवि सर से मिलना है तो टीचर ने तुरंत, प्रिंसिपल ने देखा अच्छा इस समय रवि सर 3rd क्लास में पढ़ा रहे हैं, फिर उनको बुलाया, जाइए रवि सर को बुला लाइए, भैया रवि सर आ गए। समझ गए बात को। शिक्षा अनुसार समय तालिका होनी चाहिए। इस समय तालिका में प्रत्येक शिक्षक के सम्मुख प्रत्येक दिन प्रत्येक कालांश में जो उसका अपेक्षित कार्य है उसका उल्लेख किया जाता है। खेल के समय विभाग चक्र की अगर मैं बात करूं तो बच्चों के प्ले टाइम भी दिया जाना चाहिए, है ना, प्ले पीरियड भी होना चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का समय विभाग चक्र, यानी कि जो पाठ्य सहगामी यानी कि सिर्फ पढ़ाने के अलावा जो और भी क्रियाएं होती हैं, जैसे कि बच्चों में, है ना, साहित्यिक, बालचर, समाज सेवा, सांस्कृतिक जैसे जो भी चीज़ें होती हैं इनका विवरण भी रखा जाना चाहिए। पाठ्योत्तर प्रवृत्तियां संबंधित कार्य तालिका बननी चाहिए। साथ में रिक्त कालांश समय विभाग चक्र द्वारा उनको पूर्ति करनी चाहिए। जिस पीरियड वो खाली है अगर तो कहीं और लगा देना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए आपके पूरे कंप्लीट क्वेश्चंस जो कि आपके लॉन्ग आंसर से संबंधित थे। ठीक है, अब आपको इससे संबंधित जितने भी बनने वाले लघु उत्तरीय प्रश्न हैं आपके चैप्टर नंबर 8 में, वो हम पढ़ा रहे होंगे कल के क्लास के माध्यम से। देखिए जो भी चीज़ें इसी से संबंधित होंगी उनको हम ना थोड़ा सा स्किप करते हुए पढ़ाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक है। 7 शॉर्ट आंसर है, इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर कुछ सेम होगा तो मैं उसको स्किप करूँगी। ठीक है, अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा,
यहाँ पर हम आपको पहले ज़रूरी जानकारी ये देना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक पीजी पॉइंट ऐप नहीं इंस्टॉल किया तो जाइए और फटाफट से पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। पीजी पॉइंट ऐप में पीजी पॉइंट रेफरल कोड डाल दीजिएगा, उसके बाद में आईडी बन जाएगी। वहाँ पर आपको ई नोट्स में जाना है, ई नोट्स में पेड में जाना है। वहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ जो बच्चे कोर्स नहीं लेना चाहते थे, सिर्फ और सिर्फ हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों या हिंदी मीडियम वाले बच्चों मॉडल पेपर लेना चाहते थे, तो उनके लिए अलग से हमने मॉडल पेपर दे दिया। वो चाहें तो ले सकते हैं। जिन बच्चों ने कोर्स ले लिया है तो उनको कुछ नहीं अलग से लेना, उनके कोर्स में हमने मॉडल पेपर ऐड करवा दिए। आप लोगों से सिर्फ मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग मॉडल पेपर खुद से लगा लीजिएगा। क्यों, उससे क्या मैम बेनिफिट होगा? हमने कहा ये नहीं कि मॉडल पेपर ले लिया, हाँ बस देख लिया ऊपर ही सरसरी नजरों से, अच्छा ये लिखा है मॉडल पेपर में, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, फिर पेपर में भी सरसरी नजरों से यही लगेगा कि हाँ हमने सरसरी नजरों से पढ़ा था कि मैम के मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन था, लेकिन हमने लिख के प्रैक्टिस नहीं किया, तो 6 पन्ने का आंसर आप लोग लिख नहीं पा रहे। ये होना नहीं चाहिए आपके साथ, इसलिए मैं बार बार आपको प्रेशर कर रही हूँ, लिख करके प्रैक्टिस कर लो बेटा। 1-2 सेट्स की 2 घंटे हैं आपके पास, कैसे क्या करना है पेपर करके देख लो एक बार, ठीक है? समय निकालिए। 2 घंटे आपका इंस्टाग्राम रील देखते देखते कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता है आपको। 2 घंटे यही पढ़ाई में दे दोगे तो मज़ा आ जाएगी। परसेंटेज अच्छा यहाँ बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सोचो आप एसटेट या आपने टीजीटी पीजीटी में परसेंटेज बढ़ा लोगे तो वहाँ बहुत मुश्किल होता है। अगर परसेंटेज कहीं लगता है तो यहाँ पर परसेंटेज बनाना आपका बीएड में आसान है इन कंपैरिजन टू जॉब के समय, ठीक है? अगर अभी तक आप हमारी बात को समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ रहे तो आगे खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। पीजी पॉइंट के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, हमारा एप्लीकेशन है, आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, जो बच्चे वहाँ से जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, अपने व्यक्तिगत सवालों को भी पूछ सकते हैं। ये थी एक छोटी सी जानकारी। सेशन पसंद आया तो लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा, आपके कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है, ठीक है? तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास के माध्यम से। एक बार फटाफट से लिख दीजिएगा अपनों के लिए। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास। अपना ध्यान रखिएगा।